बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटे खैरियत से हैं आप? अफगानिस्तान की चोटी पर क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान की चोटी पर? चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और हम लोग आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपके ना क्वेश्चंस देखें, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारा कल भी नहीं हो सका, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी बेटे, हम लोगों ने स्टार्ट करना है यहाँ से। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ठीक है जी। हाइपोथैलेमस हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है और हम इसको बोलते हैं दैट इज़ बेटे केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ठीक है जी, ये हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जितना भी आपके पास हार्मोनल कंट्रोल होता है, वो सारा का सारा बेटे इसके कंट्रोल में होता है। ठीक है, अच्छा। तो हमारे पास, अच्छा ये सुहेल कह रहे हैं कब तक ख़त्म होगा सर कोर्स? भाई पढ़ेंगे तो ख़त्म होगा ना। अगर इसी तरह से हम पूछते ही रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? ठीक है, सो वी आर ट्राइंग। आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कोशिश तो सबकी यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करें और आप जो है वो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए रहें। ठीक है जी, चलो जी। हमारे पास बेटे केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, इसको मास्टर कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज मास्टर कंट्रोल सेंटर। मास्टर ग्लैंड नहीं कह रहा मैं, ठीक है, दैट इज़ मास्टर कंट्रोल सेंटर, हम लोग इसको लेबल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ना कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे एक टर्म यूज़ होती है ट्रोपिन, ठीक है, एक टर्म यूज़ होती है ट्रॉफिन, एक टर्म यूज़ होती है ट्रॉपिक, और एक टर्म यूज़ होती है ट्रॉफिक। ठीक है, चलो इन तीन को डील करते हैं। एक है ट्रॉपिन और एक है बेटे ट्रॉपिक और एक है ट्रॉफिक। मुझे बताएं ये होती क्या है, बताएं ज़रा। जी बेटे, ट्रॉपिन क्या होता है, ट्रॉपिक क्या होता है और ट्रॉफिक क्या होता है? मियाँ आज़र अली कह रहे हैं सानू नहीं पता। ट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर होता है। अच्छा जी, अम्मार सही कह रहे हैं। देखो बेटे, जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना ट्रॉपिन या ट्रॉफिन की, तो ये दो आपके पास यहाँ पे टर्म यूज़ होंगी। इसका मतलब होता है फैक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास फैक्टर्स हम लोग डील कर रहे होते हैं और इन फैक्टर्स के अंदर हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर बेटे ये कुछ भी हो सकता है। तो आप जब ट्रॉपिन की टर्म यूज़ कर रहे हो, तो ये बेटे हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद रेफरेंस टू फैक्टर। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ट्रॉपिक की, तो ट्रॉपिक बेटे हमारे पास होता है ऐसा ग्लैंड जो किसी भी, ऐसा हार्मोन जो किसी भी सरफेस पे जाके एक्ट करे। सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, ये ट्रॉपिक जो होता है ये इस सरफेस पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, सरफेस पे एक्ट करके इसकी सिक्रीशन को बढ़ा देगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रॉपिक है, दैट इज रेफर टू एज ट्रॉपिक। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेटे ट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक को देख लेते हैं, ट्रॉफिक क्या होता है।
ट्रॉफिक बेटे हमारे पास ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी सेल के ऊपर एक्ट करता है। सपोज ये सेल इस सेल पे एक्ट करता है। इस सेल पे एक्ट करने के बाद इसकी बेटे डिवीजन को बढ़ा देता है, मतलब इस पे एक्ट करेगा और इसके सेल की डिवीजन को बढ़ाएगा। जब इसकी डिवीजन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बेटे इसकी सिक्रीशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि आप लोगों ने याद रखना है कि एक तो ट्रॉपिक होता है, एक ट्रॉफिक होता है, और एक बेटे हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बेटे हम लोग टर्म इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रॉपिक है, ट्रॉफिक है और ट्रॉपिन है। चलो हमारे पास बेटे कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है जब भी हाइपोथैलेमस को आप लोग डील करते हो ना। तो हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद रेफरेंस टू फैक्टर्स, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं। रिलीजिंग फैक्टर हैं, इनहिबिटरी फैक्टर होता है। ठीक है। अगर हम इनको डील करें तो हमारे पास बेटे ये ज़्यादातर फैक्टर्स जो होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग इसमें डील कर रहे हैं गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन के ऊपर एक्ट करने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं GHRF। GHRF, ये RF बेटे रिलीजिंग फैक्टर है। ठीक है, इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। इस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का जो एक्शन होता है बेटा, ये किस पे होता है इसको हमने देखना है। ये बेटे एक्शन रखता है हमारे पास, दैट इज ऑन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के ऊपर ये एक्ट करेगा। जितना ज़्यादा ये रिलीजिंग फैक्टर होगा उतना ही बेटे आपके पास ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, रिलीज ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये भी याद रखना, सोमैटोस्टैटिन इसमें प्रोड्यूस होता है। और ये सोमैटोस्टैटिन जो है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या काम करता है, ये बेटे इनहिबिशन करवा रहा होता है इस ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, इसको इनहिबिटरी फैक्टर भी बोलते हैं। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बेटे ये हमारे पास करवाना किसका काम है, सोमैटोस्टैटिन का। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है देयर इज थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, इसको TRF बोलते हैं बेटा, दैट इज थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है बेटा, ये हमारे पास एक्शन रखता है सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, तो हम ये भी कहते हैं कि TSH के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। जितना ये रिलीजिंग फैक्टर होगा उतनी इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी। अजान के लिए 2 मिनट, फिर उसके बाद हम पॉज करते हैं अजान के लिए, फिर उसके बाद आगे कैरी करेंगे।
जी बेटे, वापस आते हैं। अच्छा जी, हमारे पास इसमें बेटे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हम इसको बोलते हैं, ये सिक्रीशन ऑफ टीएसएच के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये बेटे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है, इसको एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ये किस पे एक्ट करता है? ये बेटे एक्ट कर रहा होता है एसीटीएच के ऊपर। तो एसीटीएच की सिक्रीशन बेटे बढ़ाना, ये इसका काम होता है, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोफिक, ठीक है, हार्मोन के ऊपर। चलो आगे चलते हैं। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। देखते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है बेटे, ये हमारे पास आता है। और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर बेटे हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद द रेफरेंस ऑफ इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, हम लोग ये आगे पढ़ेंगे कि प्रोलैक्टिन की सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटरी फैक्टर ही यहाँ से आता है। इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन बेटे ये यहाँ पर एसोसिएटेड होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है बेटा दैट इज़ नॉन एज गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हम इनको कहते हैं GnRH। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं ये आपके गोनेड्स के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, गोनेड्स किसको बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं बेटा आपके पास सेक्सुअल ग्लैंड्स को। तो ये हमारे पास एसोसिएटेड होता है, FSH के ऊपर एक्ट करता है, LH के ऊपर एक्ट करता है, या LH को ही हम लोग ICSH भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास इसमें एसोसिएटेड होता है। तो ये बात याद रखना, ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर, जब भी फैक्टर की टर्म आएगी ना, आपने एसोसिएटेड रखना है कि ये हमेशा हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा बेटे, फिर हमारे पास इसी हाइपोथैलेमस से कुछ ग्लैंड्स कुछ हार्मोन जो कि प्रॉपरली फैक्टर तो नहीं है लेकिन हार्मोन कंसीडर करते हैं, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जैसे ADH है, ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या बेटे हम इसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, ये और दूसरा हमारे पास होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों बेटे कंसीडर किए जाते हैं दैट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अच्छा, फिर बेटे एक और क्वेश्चन आता है कि ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस तो होते हैं, इनकी स्टोरेज कहाँ पर होती है? तो बेटे दे हैव बीन स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बात याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो है ना, ये हमारे पास स्टोर हो रहे होते हैं। तो ये बेटे हमारे पास कुछ हाइपोथैलेमस के हवाले से चीज़ें जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको जो है ना हाइपोथैलेमस के मुतालिक जो चीज़ें हैं ये क्लियर हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको हाइपोथैलेमस नहीं आएगा तब तक पिट्यूटरी जो है वो आप लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक चीज़ और ऐड करते जाओ। ये जो हमारे पास ये ADH होता है और ऑक्सीटोसिन होता है, इनकी हम लोग लेबलिंग भी कर रहे होते हैं दैट दे आर एक्चुअली न्यूरोपेप्टाइड्स। इसी वजह से न्यूरोपेप्टाइड्स कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, चलेंगे। ओके जी बेटे, हम लोग चलते हैं हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। एंड हियर वी गो। ये हमारे पास बेटे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप लोगों ने जो सबसे पहले चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना बेटे, ये एसोसिएटेड होता है विद रेफरेंस टू सेला ट्रोसिका। ठीक है, एक कैविटी होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। कौन सी कैविटी? दैट इज नॉन एज सेला ट्रूसिका। ठीक है जी,
ये बेटे हमारे पास सेला ट्रूसिका होती है कैविटी ब्रेन के अंदर, जहाँ पर ये मौजूद होता है। ठीक है। इसी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए टर्म भी यूज़ करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास बेटे हाइपोफिसिस सेरिब्राई भी कहलाता है। इसको हम लोग हाइपोफिसिस सेरिब्राई बोलते हैं। ठीक है, दैट इज हाइपोफिसिस सेरिब्राई। चलो आगे चलते हैं बेटे। हमारे पास इस पिट्यूटरी को अगर मेंशन करें तो पिट्यूटरी जो होता है दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ये देखो बेटे, ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके साथ ना आपको यहाँ पर एक बैंड नज़र आता है। इस बैंड जिसके थ्रू ये ब्रेन के साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। ये कनेक्टिव टिश्यू का बैंड होता है एंड दैट इज़ रेफर टू एज इनफंडिब्यूलम। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आता है कि इनफंडिब्यूलम क्या करवाता है। ये बेटे अटैचमेंट करवा रहा होता है विद ब्रेन, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ अटैचमेंट ऑफ पिट्यूटरी किसके साथ, विद ब्रेन। ब्रेन के साथ बेटे अटैचमेंट करवाना ये इसका काम होता है। अच्छा, हमारे पास ना पिट्यूटरी के दो मेन हिस्से होते हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक बेटे पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। लेकिन आपके पास पंजाब की जैसे कुछ बुक हैं उसके अंदर ये कहा जाता है कि हमारे पास एक ना मीडियन पिट्यूटरी भी होता है। सो हम यहाँ पर मीडियन पिट्यूटरी को भी डील कर लेंगे। सपोज ये बेटे हम लोग इसकी डिवीज़न करते हैं दैट ये जो हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है इसको हम लोग लिखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, दैट इज़ रेफर टू एज इंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट। और ये वाला जो बेटे हमारे पास हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी है और बेटा जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। और ये जो सेंटर में होता है इस सेंटर को मीडियन पिट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, दो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मॉडर्न जो आपके पास क्लासिफिकेशन की जाती है, लेकिन बेटे ये हिस्सा ज़रूर कंसीडर किया जाता है। चलो देखते हैं। हमारे पास बेटे ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ नॉन एज एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये हमारे पास बेटे एडिनो हाइपोफिसिस कहलाता है। ठीक है, तो सम टाइम अगर ये ऑप्शन में यूज़ करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडिनो हाइपोफिसिस है। क्लियर? अच्छा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। ये बेटे हमारे पास न्यूरो हाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस बोलने की वजह क्या है? ये बेटे वजह ये है कि हमारे पास ये हाइपोथैलेमस से बेटे रिसीव कर रहा होता है। और अगर आप इसके मीडियन पिट्यूटरी की बात करते हो तो मीडियन पिट्यूटरी को सम टाइम मिसलीडिंगली, ये मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, मिसलीडिंगली दैट इज रेफर्ड एज पारस इंटरमीडिया। ठीक है, इसको बेटे पारस इंटरमीडिया बोला जाता। सो सम टाइम ये टर्म आपके पास पूछ सकता है। सो अगर आप याद रखना चाहते हो तो बेटे कर लेना इसको। ठीक है, ये टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास यूज़ होती हैं। चलो आगे देखते हैं कि इसमें हमारे पास सेल कितनी तरह के होते हैं। जब भी बेटे आप एंटीरियर पिट्यूटरी, अच्छा इसका ना ये यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं ज़रा। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये है न्यूरॉन। ठीक है, इस न्यूरॉन की सिक्रीशन जो होती है, ठीक है, ये इसकी एक्सॉन टर्मिनल से यहाँ पे सिक्रीशन आती है। इस सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो हार्मोन जो हम लोगों ने पढ़ा था, या तो बेटे इसमें एडीएच होगा या इसमें क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया ये न्यूक्लियस। एक और न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटे ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है दैट इज़ शोइंग कि हमारे पास ये ना फैक्टर्स रिलीज़ करता है।
ठीक है। इसके जब फैक्टर्स हम लोग डील करते हैं तो ये इंटीरियर पे मौजूद कुछ सेल्स होते हैं, जैसे फर्ज कर लो हम यहाँ पर सेल्स बनाते हैं, दैट इज़ टाइप ए सेल, ठीक है। फिर बेटे हम यहाँ पर टाइप बी सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर बेटे हम यहाँ पर टाइप सी सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होते हैं, दे आर नॉन एज लाइक दिस डी सेल्स, जो कि फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये बेटे कुछ हमारे पास सेल्स की टाइप हैं जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो देखो ये आपके पास ना डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला ये जो हमने ब्लू कलर का बनाया, इसको हम लोग लेबल करते हैं एज STH, ठीक है। ये बेटे हमारे पास कहलाता है STH। STH को क्या बोला जाता है? दैट इज रेफर टू एज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बेटे ये जो येलो कलर का है इसको लेबल करते हैं एज, ये बेटे हमारे पास कहलाता है दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बेटे TSH भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बेटे हमारे पास ये जो थर्ड टाइप का हम लोगों ने बनाया दैट इज रेफर टू एज ACTH, या आप लोग ये कह लो कि कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करना, ये इसका काम होता है ACTH, ठीक है। अच्छा, फर्दर हमारे पास ये जो फोर्थ कैटेगरी होती है इसके अंदर बेटे आपको डिवीजन नज़र आती है। अगर देखो तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो बेटे हमारे पास FSH और LH की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा बेटे हमारे पास प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रोलैक्टिन, इस प्रोलैक्टिन को ही हम लोग LTH भी बोल रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज LTH, ओके। चलो, ये बेटे हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफिसिस बोल रहे होते हैं। चलो अब ज़रा वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास STH सिक्रीट करना है तो रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा कि इसका रिलीजिंग फैक्टर या एक्साइटेटरी फैक्टर आएगा हाइपोथैलेमस से। सेम एज इनहिबिटरी फैक्टर, वो भी कहाँ से आएगा बेटे? ये भी हमारे पास हाइपोथैलेमस में से आएगा, ठीक है। तो जब भी मैं फैक्टर की टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि फैक्टर आर एसोसिएटेड विद रेफरेंस टू फैक्टर्स किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। चलो यहाँ पर बेटे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं STH को। दो तरीके हैं हम इसको करने के, पहला तो एक टेबल होता है और एक बेटे ये इसकी डिटेल होती है। तो हम ना डिटेल की तरफ चलेंगे ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी रहे। सो हमारे पास है बेटे ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास आ जाता है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन बेटे इसको हम लोग क्या लेबल कर रहे होते हैं? दैट इज एब्रीवेटेड एज STH, ठीक है जी। ये हमारे पास STH कहलाता है। ये जो बेटे STH होता है इसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं कि हमारी लाइफ के अंदर ना कुछ 2 से 3 स्टेजेस ऐसी होती हैं जिससे आप लोग गुजरते हो, ठीक है। चलो हम ज़रा उनको देख लेते हैं। आपकी लाइफ में पहली स्टेज आती है बर्थ, जब आप दुनिया में आते हैं, ठीक है जी। चलो हम यहाँ पर बर्थ को लेबल कर लेते हैं। बर्थ के बाद आपकी सेकेंड स्टेज जो होती है दैट इज एडोलेसेंस, ठीक है, एडल्ट होते हो। अच्छा जी, थर्ड बेटे हमारे पास जो स्टेज होती है ये है मौत, ठीक है, आपकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ये बेटे हमारे पास 3 स्टेजेस हैं जिसको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं। एक है बेटे बर्थ, एक है आपके पास एडल्ट होना और दूसरा है डेथ। अगर आप इसकी फेजेस को डिवाइड करो तो फेजेस बेटे ये हमारे पास 2 बनेंगी। पहला ये बर्थ से लेकर जो एडोलेसेंस की फेज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग फेज़,
ठीक है, ये हमारे पास ग्रोथ फेज भी कहलाती है, या बेटे इसको ग्रोइंग फेज भी मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास ये आ जाती है कि एडोलिसेंस के बाद आप जब डेथ की बात करते हो तो बेटे ये हमारे पास डिक्लाइन फेज भी कहलाती है। ठीक है, नॉन ग्रोइंग फेज भी कहा जाता है इसको, इस पे आपकी बॉडी की ना ग्रोथ नहीं होती। ठीक है जी, तो ये दो बेटे हमारे पास ओवरऑल जो फेजेस हैं वो हमें नज़र आती। अब सोमैटोट्रोफिन का रिलीज कहाँ से होता है? बहुत सिंपल सा है, इसको हम लोग यहाँ पर डील करते हैं कि जो हमारे पास एसटीएच होता है ये बेटे आपके पास प्रोड्यूस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। चलो यहाँ पर बनाते हैं, हाइपोथैलेमस से बेटा ये जाता है सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर जाके हमारे पास एक्ट करता है किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। तो ये बेटे पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, पिट्यूटरी से बेटे ये हमारे पास एसटीएच की प्रोडक्शन होती है। फिर एसटीएच जो है ये आपकी बॉडी के ऊपर एक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अगर तो बेटे एसटीएच जो है ये आपके पास ग्रोइंग फेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, मैं ये कहता हूँ कि एसटीएच ग्रोइंग फेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हम इसको यूं डील कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बेटा तो आपके पास ग्रोइंग एज है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जाइगेंटिज्म। इसमें क्या होगा, जो बॉडी होगी बेटा उसकी ग्रोथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा हो जाएगी, ये हमारे पास जाइगेंटिज्म कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर बेटे ये एसटीएच जो है वो ग्रोइंग एज के अंदर आपके पास जो है कम हो जाए, फिर क्या होगा? देखो, हम ये कहते हैं कि अगर ये ग्रोइंग एज के अंदर कम हो गया तो कम होने की वजह से बेटे यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं डवार्फिज्म, दैट इज रेफर टू एज डवार्फिज्म। ये बेटे डवार्फिज्म जो है ये हमारे पास बच्चे का कद जो है वो प्रॉपरली नहीं होता, इसको स्टंटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये डवार्फिज्म ना इसके साथ दो चीज़ें और आप एसोसिएट कर सकते हो, एसटीएच के साथ साथ आपके पास अगर एड्रीनल और थायराइड ग्लैंड का भी मसला हो ना तो तभी ये आपके पास ज़्यादा डवार्फिज्म जो है वो हमें नज़र आता है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट था जो कि आप लोग एमसीक्यूज पिक करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, छोटा बच्चा। चलो, एसटीएच ज़्यादा, जाइगेंटिज्म, लेकिन किस फेज़ में? ग्रोइंग फेज़ के अंदर। और अगर एसटीएच कम है ग्रोइंग फेज़ के अंदर तो इसको क्या बोलते हैं? डवार्फिज्म बेटे हम लोग बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी 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 आपको समझ क्या आती है? इसकी समझ ये आती है कि हमारे पास ये जो एसटीएच है ये बेटे एक्शन रखता है ज़्यादातर बोन्स के ऊपर, तो इट मीन्स दैट मस्ट हैव एक्शन ऑन बोन्स। तो हम ज़रा ना बोन्स का भी इसके साथ डील कर लेते हैं ताकि आपके पास ये चीज़ें कॉन्सेप्ट रहें। सपोज़ ये हम लोगों ने एक बोन बना ली, किसी भी बोन के बेटे हमें ना कुछ हिस्से नज़र आते हैं, जैसे ये बोन है तो बोन के ये कुछ हिस्से हमारे पास कहलाते हैं। इन हिस्सों को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ बेटे, ये जो रेड कलर के मैंने बनाए हैं इनको हम कह रहे होते हैं एपिफिसिस या एपिफिजियल रीजन। ठीक है, एपिफिसिस या एपिफिजियल रीजन, ये वो वाले हिस्से होते हैं जहाँ पे बेटे ग्रोइंग एज के अंदर आपको ग्रोथ नज़र आती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये दरमियान वाले हिस्से नज़र आते हैं, ये वाला, ये दरमियान वाला हिस्सा। इस दरमियान वाले हिस्से को क्या लेबल कर रहे होते हैं? ये दरमियान वाला हिस्सा बेटे हमारे पास कहलाता है डायाफिसिस। ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज डायाफिसिस। तो एपिफिसिस और डायाफिसिस, अगर बेटे हम ग्रोइंग फेज की बात करते हैं तो ना ये एपिफिसिस के अंदर आपको ग्रोइंग सेल्स नज़र आते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास बेटे ग्रोइंग सेल्स मौजूद हैं। तो अगर ग्रोइंग सेल्स हैं तो इन ग्रोइंग सेल्स पे एक्ट करने की वजह से
आपके पास बेटे हड्डियां जो हैं वो इलोंगेट कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप नॉन ग्रोइंग फेज या डिक्लाइन फेज की तरफ जाते हो तो ये जो आपके पास ग्रोइंग सेल्स होते हैं ना, ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। इस वजह से बेटे आपके पास नॉन ग्रोइंग एज के अंदर अगर एसटीएच जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, नॉन ग्रोइंग के अंदर अगर एसटीएच की प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो जाए बेटा, तो ये हमारे पास क्या करेगा फिर, एसटीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपके पास ये यहाँ पे तो ग्रोइंग एंड मौजूद ही नहीं रहे हड्डियों पे। बिल्कुल बेटे, ये आपके पास एबनॉर्मल ग्रोथ करवाना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है जी। एक्रोमेगैली क्या होता है, आपके पास एबनॉर्मल ग्रोथ होना। एक्रो का मतलब ये एबनॉर्मल है, मेगैली का मतलब बेटे ग्रोथ। तो एबनॉर्मल ग्रोथ हमारे पास एसटीएच ज़्यादा जब वो डिक्लाइन फेज के अंदर। ओके, तो ये बेटे आपने इसके साथ याद रखना है। हाँ, अगर ये आपके पास कम होता है तो क्या होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है बेटा ये आपके पास सीज कर देगा। सिंपल ये याद रखना कि अगर ये कम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल इज़ दैट। तो ये बेटे हमारे पास इसमें आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है, किसके हवाले से, एसटीएच के हवाले से। ठीक है, चलो एसटीएच के हवाले से अगर क्वेश्चन आए कि एसटीएच कौन से स्ट्रक्चर्स पे टारगेट करता है, तो बताओ क्या टारगेट कर रहा होता है ये आपकी बॉडी के बेटे ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन अगर मोस्टली इफेक्ट की बात करें तो आपके पास बोन्स के ऊपर इसका एक्शन होता है। ठीक हो गया, तो ये बेटे हमारे पास एसटीएच था। एसटीएच के बाद सेकंड हमारे पास जो आ जाता है दैट इज बेटे टीएसएच। ये देखो, ये हम लोगों ने टीएसएच को डील करना है, दैट इज टीएसएच। और टीएसएच का नाम क्या है, दैट इज बेटे थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अच्छा इसमें भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो होता है ये बेटे आपके पास, जिसको आप लोगों ने टीएसएच लेबल किया है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका इसका आप लोग एक्शन कैसे देख रहे होते हो। तो बेटे बहुत सिंपल सा है, टीएसएच की प्रोडक्शन हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर आता है ना। कहाँ से रिलीजिंग फैक्टर आता है, कहाँ से रिलीजिंग फैक्टर आता है बताओ, इसका टीएसएच का रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आता है, बताओ बेटे। हाइपोथैलेमस में से आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा इस टीएसएच की ना आपके पास कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि टीएसएच जो हमारे पास होता है इसकी प्रोडक्शन कब कब ज़्यादा होती है या कहाँ पर होती रहती है। तो टीएसएच आप लोगों ने बेटे सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये सिक्रीट होता रहता है थ्रू आउट लाइफ, दैट इज सिक्रेटेड थ्रू आउट लाइफ। आपकी बेटे थ्रू आउट लाइफ ये प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मैक्सिमम कब प्रोड्यूस होगा, जब आपको रैपिड ग्रोथ की ज़रूरत है। मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड तब होगा जब आपको रैपिड ग्रोथ की ज़रूरत होती है। तो बेटे जब भी रैपिड ग्रोथ की ज़रूरत होगी तो आपके पास इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये आपके पास ना बेटे हमें ये भी अंडरस्टैंड करवाएगा कि ये किस तरह से प्रोडक्शन करवाता है। आप लोगों ने यहाँ से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी डील करना है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है वो हम इसी के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। ओके, चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई टीएसएच का टारगेट ग्लैंड क्या होता है, तो बताओ क्या बताओगे, टीएसएच का टारगेट ग्लैंड क्या होता है या इसकी साइट ऑफ एक्शन क्या होती है, बताओ बेटे। बिल्कुल बुशरा सही कह रही हैं कि टीएसएच जो होता है बेटा, इसका जब भी आपके पास टारगेट पूछा जाएगा तो इसका टारगेट हमारे पास होता है थायराइड ग्लैंड।
ठीक है, थायराइड ग्लैंड मैंने बताया था दैट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और टीएसएच जब भी थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है ना, तो बेटे दो काम करेगा ये। क्या? ये नंबर ऑफ थायराइड के जो सेल्स होंगे उसको बढ़ा देगा। ठीक है, अगर नंबर बढ़ाएगा तो उसके साथ साथ बेटे इसकी सिक्रीशन जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है। अब जरा टीएसएच के एक्शन को देख लेते हैं। सेंटर में लिखते हैं भाई ब्लड थायरॉक्सिन लेवल, यहां पर लिखते हैं दैट इज ब्लड थायरॉक्सिन लेवल। आपको पता है यही ब्लड थायरॉक्सिन लेवल जो होता है बेटा, ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसकी? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, क्योंकि हमारे हार्मोन्स सारे के सारे बेटे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मैक्सिमम वर्किंग करते हैं। चलो, आपके पास आ जाता है भाई कि ब्लड थायरॉक्सिन लेवल दो कंडीशन शो कर सकता है ना, या तो ये ज़्यादा हो गया या ये कम हो गया। तो फर्स्ट करो पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड थायरॉक्सिन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया बेटा तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा बताओ? इसकी डिटेक्शन हमारे पास होगी वाया हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस हमारे पास इसको डिटेक्ट कर लेगा। मैं सिंपल हाइपो लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा। अगर बेटे हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट कर रहा है तो हमारे पास यहाँ से फिर ये हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर। ये बेटे थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर जब भी आपके पास आएगा तो इस थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर का एक्शन किसके ऊपर होगा बताओ? इसका बेटे हमारे पास एक्शन होगा विद रेफरेंस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटे ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये बेटे इसके ऊपर एक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे बेटे ये एक्शन करने के बाद हमारे पास प्रोड्यूस क्या करेगा? दैट विल प्रोड्यूस टीएसएच। ये बेटे टीएसएच की प्रोडक्शन को क्या करेगा? ज्यादा के कम? हाँ, देखो अगर स्टिमुलस ज़्यादा है हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा, थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर हमारे पास कम, अगर ये कम पिट्यूटरी के ऊपर एक्शन कम तो टीएसएच कम। तो टीएसएच का एक्शन जो है ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या हो जाएगा बेटे? कम। ठीक है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड बनाओ तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर इसका एक्शन क्या हो जाएगा? कम। अगर थायराइड ग्लैंड के ऊपर इसका एक्शन कम है तो टीएसएच का लेवल भी क्या हो गया? कम। ठीक है, चलो अगर बेटे हम इस पूरे को लेबल करें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? दैट विल बी लेबल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसी को ही लेकर चलते हैं। अगर वो कहता है कि भाई हमारे पास स्टिमुलस क्या है कि ये आपके पास टीएसएच लेवल कम है, तो अगर टीएसएच लेवल कम है बेटा तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा? इसको डिटेक्ट हमारे पास कर रहा होगा हाइपोथैलेमस। बहुत सिंपल सा है, हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करके बेटे आपके पास क्या रिलीज करेगा? थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर। ज़्यादा कि कम? थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा बेटा उतना ही ज़्यादा पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्शन होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके ये एक्शन करेगा। पिट्यूटरी से बेटा ये हमारे पास टीएसएच की प्रोडक्शन ज़्यादा, तो टीएसएच बेटे आपके पास एक्शन करेगा किस पे? थायराइड पे। तो थायराइड बेटे हमारे पास ये इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ये भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो हार्मोन्स का एक्शन होता है ना बेटे, ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ही फंक्शन कर रहे होते हैं। चलो
हमारे पास बेटे TSH हो गया और हमारे पास हो गया STH। नेक्स्ट है बेटे दैट इज ACTH। ठीक है जी, ACTH। ACTH को क्या बोलते हैं हम लोग? एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। चलो, दैट इज नॉन एज एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, दैट इज एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH बेटे हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये ACTH प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? पिट्यूटरी से। किसके इन्फ्लुएंस में होएगा बेटा? ये इन्फ्लुएंस में होएगा कॉर्टिकोट्रॉफिन फैक्टर, ये रिलीजिंग फैक्टर आपके पास इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं ना। तो ये देखो, अगर हम ये कहते हैं कि ब्लड स्टीरॉयड लेवल इसको कंट्रोल करता है, ब्लड स्टीरॉयड लेवल। ठीक है, तो बेटे ब्लड स्टीरॉयड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये पूछा जाए कि भाई ब्लड स्टीरॉयड लेवल जो है ये हमारे पास ज़्यादा हो गया, तो इस ज़्यादा ब्लड स्टीरॉयड लेवल को कौन डिटेक्ट करेगा? दैट विल बी डिटेक्टेड बाय, कौन डिटेक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटे ये फिर मैसेज पहुंचाएगा किसको? अपने फैक्टर्स को। कौन से फैक्टर को? कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर को। ये इसको क्या कहेगा कि भाई ऑलरेडी आपके पास ये स्टीरॉयड लेवल ज़्यादा है तो इसकी प्रोडक्शन कम कर दो। अगर ये आपके पास कम हो जाएगा बेटे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है अगर कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर कम होगा तो इसका एक्शन किसके ऊपर कम होगा? पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, पिट्यूटरी के ऊपर बेटे इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इसका एक्शन जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास बेटे ACTH की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ACTH की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर ACTH की प्रोडक्शन बेटे हमारे पास कम हो जाएगी तो इसकी प्रोडक्शन कम होने से आपके पास एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर इसका एक्शन भी क्या हो जाएगा बेटे? एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर इसका एक्शन भी कम हो जाएगा और ये हमारे पास सिक्रीशन कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये कम है बेटा तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा? सेम वही हाइपोथैलेमस बेटे इसको डिटेक्ट करेगा और हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करके बेटे सिग्नल क्या देगा? कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर को सिग्नल देगा भाई सिक्रीशन को क्या करो? ज़्यादा। जितनी इनकी बेटे सिक्रीशन होगी पिट्यूटरी के ऊपर इसका एक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे बेटे इसका एक्शन बढ़ेगा। अगर पिट्यूटरी पे इसका एक्शन बढ़ेगा तो ACTH की प्रोडक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा। अगर ACTH की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ये एड्रीनल के ऊपर एक्शन भी क्या करेगा? ज़्यादा। और अल्टीमेटली इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर और नेगेटिव ही फीडबैक यहाँ पर। मैक्सिमम हार्मोनल एक्शन हमारे पास बेटे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे होते हैं। तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। ठीक है जी, चलो हमारे पास ये कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के बाद नेक्स्ट बेटे आपके पास आ जाते हैं गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, ये जो गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन होते हैं इनके हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसमें रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो बेटे देखो, गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो हैं ये हमारे पास दो हम लोगों ने ऐसे पढ़े जिनका सेम स्टिमुलस होता है। ठीक है, इसको हम लोग GH भी बोल रहे होते हैं, गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, चलो कैटेगराइज करते हैं हम, ज़रा इनको देख लेते हैं। बेटे हमारे पास इसमें कैटेगरी कर रहे होते हैं जी, दो की कैटेगरी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास ये याद रहे। चलो जी, पहली बेटे कैटेगरी हमारे पास दैट इज FSH एंड LH। ये बात याद रखना, FSH और LH। FSH और LH इन दोनों का ना कॉमन रिलीजिंग फैक्टर होता है। दे बोथ हैव कॉमन रिलीजिंग
फैक्टर, इन दोनों के लिए कॉमन रिलीजिंग फैक्टर होता है। दूसरा बेटे हमारे पास होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन एज प्रोलैक्टिन। और ये जो हमारे पास बेटे प्रोलैक्टिन होता है, इस प्रोलैक्टिन के लिए पिट्यूटरी से कौन सा फैक्टर आता है, इनहिबिटरी फैक्टर। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटरी फैक्टर बेटे हम इसको बोलते हैं, वो आके इसको क्या करता है, इनहिबिट कर रहा होता है। चलो जी देखते हैं हमारे पास FSH क्या काम करता है और LH क्या काम करता है। पहले बेटे हम FSH को देख लेते हैं। FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हम यहाँ पे बड़ा सिंपल कर देते हैं चीज़ों को कि FSH का काम जो है ना बेटे, ये हम कहते हैं जी इसका काम है गैमीटोजेनेसिस। चलो मैं सिंपल कर देता हूँ, FSH का काम है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसका काम गैमीटोजेनेसिस है। हाँ, अगर आप डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हो तो मेल के अंदर बेटे हम ये कहेंगे कि मेल में इसका काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना बेटे ये इसका काम है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी तो हमारे पास गैमीटोजेनेसिस ही होगी ना। अच्छा, दूसरा बेटे अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर इसका काम, जो आप लोग गैमीटोजेनेसिस की बात कर रहे हो बेटे, तो ये फॉलिकल्स की प्रोडक्शन के लिए एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सो बेटे ये हमारे पास फॉलिकल्स की प्रोडक्शन के लिए एसोसिएटेड है। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर फॉलिकल, और फॉलिकल के अंदर ही तो आप लोग डील कर रहे होते हो भाई कि यहीं पर तो oogenesis हो रही होती है, ठीक है। तो यही बात हम लोगों ने की कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, और गैमीटोजेनेसिस हमेशा जर्म लाइन सेल्स के ऊपर एक्शन की वजह से होती है। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज LH, ठीक है। अगर हम लोग LH की बात करें तो LH को मेल के अंदर ICSH भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ज़रा, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल बॉडी के अंदर इस LH का काम क्या होता है, सिंपल बेटे, फीमेल बॉडी के अंदर ये हमारे पास काम करवा रहा होता है ल्यूटिनाइजेशन, ठीक है। ल्यूटिनाइजेशन करवाना इसका काम है और कुछ भी नहीं। और ये ल्यूटिनाइजेशन आपने कब पढ़ी, ये बेटे ल्यूटिनाइजेशन हमारे पास एसोसिएटेड होती है विद रेफरेंस टू येलोइंग, ठीक है। तो जब भी येलोइंग होगी तो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवा रहा होता है बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास एसोसिएटेड होता है विद द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा बेटे, मेल के अंदर हम इस LH को मेल में कह रहे होते हैं ICSH, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेल के अंदर इसका काम क्या होगा, मेल के अंदर बेटे इसका काम है सिंपल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाना, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि फीमेल के अंदर ना ये FSH और LH मिलकर काम करते हैं। FSH प्लस LH अगर फीमेल में मिलकर काम करते हैं तो इसका काम होता है जी एस्ट्रोजन और स्टिमुलेट करना या ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है। आपके पास एस्ट्रोजन प्लस ओव्यूलेशन ये किस में है, फीमेल के अंदर है, ठीक है। ये याद रखना, अगर कलेक्टिवली फंक्शन करता है तो अगर वो कलेक्टिवली आपके पास पूछेगा तो वो इसमें आ जाएगा। बिल्कुल, एंड्रोजन्स जो होते हैं इनको बेटे मेल हार्मोन्स ही बोल रहे होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन ही कह रहे होते हैं। चलो वापस हमारे पास ये प्रोलैक्टिन की तरफ चलते हैं। प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी फैक्टर हमारे पास आता है। प्रोलैक्टिन के हवाले से आप लोगों ने ये याद रखना है कि प्रोलैक्टिन बेटे हमारे पास क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करवा रहा होता है मिल्क प्रोडक्शन को। सो दैट स्टिम्युलेट मिल्क प्रोडक्शन बेटे। जब भी आपके पास ये पूछा जाए
कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाना किसका काम है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि हमारे पास ये कलेक्टिवली यानी LH प्लस LTH, क्योंकि प्रोलैक्टिन को हम लोग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी तो बोल रहे होते हैं, ये बेटे जब मिलकर काम करेंगे तो इसका काम होता है मेंटेन करना कॉर्पस ल्यूटियम को, दैट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेटे ये आप लोगों ने इसके साथ एसोसिएटेड रखना है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में तो ये आपके पास प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये कब आपके पास आएगा, जब बेटे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है तो LH के साथ मिलकर काम करेगा। ओके, चलो ये बेटे हमारे पास आ गया पिट्यूटरी, और इसमें इंटीरियर पिट्यूटरी जो है दैट इज कंप्लीटेड। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाता है जी मीडियन। मीडियन से पहले हम लोग करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलो वापस चलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास भाई ये दो तरह के मेन जो हार्मोन्स होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। सो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, चलो देखते हैं भाई। ये हमारे पास आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपने भाई कितने पढ़े हैं ये हार्मोन्स, बताओ ज़रा। दो बेटे, कौन कौन से? एक आपने पढ़ा हमारे पास होता है दैट इज़ नॉन एज ADH, और दूसरा आपने पढ़ा जो कि हमारे पास होता है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बनते कहाँ पर हैं? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में और स्टोर होते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम भी मैंने आपको बताया था, इसीलिए तो बेटे हम इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। ये बेटे न्यूरो हाइपोफिसिस कहलाता है। ठीक है, न्यूरो हाइपोफिसिस। कौन कौन सा बेटे इसमें हमारे पास हार्मोन होता है? पहला ADH, दूसरा बेटे इसमें हमारे पास आ जाता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी, तो ये बात याद रखना, ये बेटे हमारे पास दैट इज ऑक्सीटोसिन, और एक है बेटे दैट इज ADH। ADH का तो सिंपल सा काम आप लोगों ने पढ़ा ना कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। देखो बेटे हमारे पास ये जो ADH होता है, ADH की एब्रीवेशन क्या है, ये आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करवाएगी। देखो इसका नाम है एंटी मतलब अगेंस्ट डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन प्रोड्यूस करना। ठीक है, और हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक का मतलब ये है कि ये बेटे यूरिन के वॉल्यूम को कम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा, इसका स्टिमुलस कब आएगा, तो बेटे देखो आप लोगों ने बताना है कि इसका स्टिमुलस हमारे पास तब आएगा जब भी बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर कब कम होता है? जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है। अगर ब्लड प्रेशर कम है या बेटे ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम है या बेटे ब्लड वॉल्यूम कम है या आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये तीनों बातों का बेटे मतलब सेम ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, या आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कम है और इसको कीमो रिसेप्टर आपके पास बेटे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, और कीमो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था, दे आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। सो ये बात याद रखना कि इस चेंज को डिटेक्ट करता है, डिटेक्टेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे ही बेटे ऑस्मो रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पर होते हैं ये ऑस्मो रिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस बेटे इसको डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही इसको डिटेक्ट करेंगे, ये अल्टीमेटली बेटे इन्होंने क्या करवाना है?
हाइपोथैलेमस ने ये एडीएच की प्रोडक्शन को सिक्रीट करवा देना है। तो बहुत सिंपल सा है, ये बेटे सिग्नल देगा और एडीएच की प्रोडक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये ज़्यादा एडीएच जो है वो फिर अल्टीमेटली बेटे आपके पास एक्शन करवा रहा होता है। देखो अगर हमारे पास ये एडीएच ज़्यादा है तो हम इसको कैसे डील करेंगे, कहाँ कहाँ एक्ट करता है। आप लोगों ने बेटे नेफ्रॉन पढ़ा होगा, ठीक है, एक नेफ्रॉन पढ़ा होगा कि नेफ्रॉन हमारे पास ये ट्यूब होती है और इस बेटे ट्यूब के अंदर हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। इसी ट्यूब में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे पास भाई ये असेंडिंग लूप ऑफ एनले, ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिसेंडिंग और इसके साथ बेटे ये कलेक्टिंग डक्ट। चलो यहाँ पर हम ज़रा बना लेते हैं। सपोज बेटे ये हमारे पास है नेफ्रॉन, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नेफ्रॉन जो होता है ये ज़्यादातर आपके पास एडीएच का इसका एक्शन जो होता है ये किस साइड पर होता है, ये बेटे आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे या कोलेक्टिंग डक्ट पे, इन दोनों पे एक्ट करता है। जैसे ये इस पे एक्ट करेगा तो एक्टिवली वाटर को बाहर निकालेगा, ठीक है, एक्टिवली वाटर को बाहर निकालेगा। अगर वाटर नेफ्रॉन से बाहर आ गए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो स्टिमुलस था ब्लड प्रेशर कम होने का, ब्लड वॉल्यूम कम होने का या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का, वो कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो ये बेटे बड़ा सिंपल सा काम होता है इसका। हाँ अगर ऐसा हो कि एडीएच आपके पास प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, ये एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये आपके पास प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, ठीक है, या बेटे बहुत कम है, इसकी वजह से कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, दैट विल बी रेफर्ड टू एज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो ये बेटे याद रखना, इस डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर आपने दो कंडीशंस याद रखनी है। अगर एडीएच बहुत कम है यानी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अगर बेटे आपके पास रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो यूरिन ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो यूरिन की प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा। यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होना हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, दैट विल बी रेफर्ड टू एज पोली यूरिया। अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल रहा है तो हम ये भी तो कहेंगे कि भाई इसमें थर्स्ट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और प्यास का ज़्यादा लगना ये हमारे पास कहलाता है पोलीडेप्सिया, ठीक है। अगर यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है पोली यूरिया, अगर बेटे प्यास ज़्यादा लग रही है, बहुत बार बार आपको पानी पीने का दिल कर रहा है, दैट इज रेफर टू एज पोलीडेप्सिया। और ये किस कंडीशन में होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ऑक्सीटोसिन की तरफ। ऑक्सीटोसिन जो है बेटा ये हमारे पास याद रखना कि ऑक्सीटोसिन का आपके पास ना एक्शन साइट पूछी जाती है। तो एक्शन साइट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका बेटे हमारे पास जो एक्शन साइट होती है ना ये स्मूथ मसल्स होते हैं। आपकी बॉडी के जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स होंगे उन तमाम स्मूथ मसल्स के ऊपर ये एक्ट करेगा, ठीक है, उन तमाम स्मूथ मसल्स पे जाके एक्शन करता है। हाँ अगर इसके रिलीज के स्टिमुलस की बात की जाए कि भाई कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जो कि इसको सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है, देखो हमारे पास एक है डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, ये डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स कब होती है, जब भी आपके पास बेटे बर्थ का फिनोमेना या लेबर पेन स्टार्ट होती है। फिर अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेटे बॉडी के अंदर, ठीक है, या ब्लड के अंदर इसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू हो जाए तब प्रोड्यूस होगा, ठीक है। या आपके पास न्यूरल स्टिमुलाई हो। न्यूरल स्टिमुलाई क्या होता है, न्यूरल स्टिमुलाई का मतलब ये है
कि आपके पास बेटे कोई भी नर्वस या न्यूरॉन की आपके पास एक्शन की वजह से ये काम करे, और ये न्यूरल स्टिमुलाई आप दो मेन एक्शंस के ऊपर पढ़ते हो। एक, जब भी बच्चा सकलिंग ऑफ मिल्क करता है, ठीक है। दूसरा बेटे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब ये है कि बच्चा जो है ये माँ की बॉडी से पास आउट हो रहा है, यानी बर्थ का फिनोमेना, ठीक है। जैसे ये स्टिमुलस आपके पास आएगा, इसका एक्शन होगा स्मूथ मसल्स के ऊपर, ठीक है। जैसे ही बेटा ये स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा तो इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट देखते हैं। देखो, ये आपके पास बेटे स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और इफेक्ट देखना है हमने। इफेक्ट हमारे पास दो होंगे। अगर सकलिंग ऑफ मिल्क है तो सकलिंग ऑफ मिल्क बेटे आपके पास प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सॉरी, मिल्क इजेक्शन को ज़्यादा कर देगा। प्रोडक्शन नहीं कहना, ये मिल्क इजेक्शन को ज़्यादा करेगा, ठीक है। मिल्क इजेक्शन को ज़्यादा कर देगा। मिल्क प्रोडक्शन हमेशा एसोसिएटेड होती है प्रोलैक्टिन के साथ, ठीक है। अगर बेटे पार्चुरेशन है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमारे पास चाइल्ड बर्थ को इजी करेगा। चाइल्ड बर्थ जो है उस प्रोसेस को इजी कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बेटे आपके पास पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हैं, दोनों ही। ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद लास्ट पे दैट इज मीडियन पिट्यूटरी। अच्छा, मैंने आपको बताया था मीडियन पिट्यूटरी वैसे हमारे पास एंटीरियर के साथ ही हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा डील करते हैं मीडियन पिट्यूटरी को। मीडियन पिट्यूटरी जो होता है बेटा, ये हमारे पास एमएसएच के साथ एसोसिएटेड है। एमएसएच, एमएसएच क्या होता है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटे, पहले तो ये याद रखो कि इसका स्टिमुलस कहाँ कहाँ से आएगा, कब कब आएगा। अच्छा, अगर तो बेटे हमारे पास कंडीशन आती है प्रेगनेंसी की कंडीशन, ठीक है। प्रेगनेंसी की कंडीशन है फीमेल बॉडी के अंदर, और ये प्रेगनेंसी की जब भी कंडीशन आएगी तो एमएसएच की प्रोडक्शन क्या होगी बेटा, ज़्यादा, तो ये स्टिमुलस देगा इसको। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक बीमारी है दैट इज एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, तो बेटे एडिसन्स डिजीज के अंदर भी ये इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि सनलाइट एक्सपोजर है, क्या है, सन लाइट एक्सपोजर है, आप जो है वो भाई सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फिरते हो, सैर करते हो, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एमएसएच की प्रोडक्शन ज़्यादा। अगर एमएसएच हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो एमएसएच ज़्यादा होने से बेटे क्या होगा, ये आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। और मेलानिन क्या है, मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि बेटे आपकी स्किन को मैला कर देगा, ठीक है। स्किन को मैला कर देगा, और जब आपकी स्किन मैली हो जाती है तो आप हो जाते हैं काला रे सैया काला रे, ठीक है, गाना सुना है? तो बेटे जब भी मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्किन होगी वो डार्क होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो हमारे पास बेटे दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि एमएसएच जो है उसको आप कम कैसे कर सकते हैं, आप सनलाइट एक्सपोजर को कम कर दें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक ऐसी क्लास में मैंने पूछा जी, हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जो है ना एमएसएच बढ़ता है, और ऑप्शंस मैंने बच्चों को यही बताई, एक है प्रेगनेंसी, दूसरा है एडिसन्स डिजीज, तीसरा है सनलाइट एक्सपोजर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो बताओ कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें ये एमएसएच बढ़ेगा। हाँ,
चलो, मैंने जब बच्चों को ये ऑप्शंस दिए ना, तो बच्चों ने एडिसन्स डिजीज़ की बजाय उन्होंने ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन लगाना शुरू कर दिया। फिर मैंने यही क्वेश्चन यूं भी पूछा कि भाई बताओ कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि मेल के अंदर ये इसको मेलानिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। ठीक है, तो मेल के अंदर तो प्रेगनेंसी नहीं ना हो सकती, तो उन्होंने कहा जी भाई मेल में भी होगा। ठीक है, सो ये बात याद रखना। पहली बात तो ये कि मेल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है, और प्रेगनेंसी जो है वो एक स्पेशल कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है। ठीक हो गया, तो ये बात बेटे याद रखना। मेल में एडिसन्स डिजीज़ और सनलाइट, फीमेल के अंदर ये तीनों हो सकती हैं। ठीक है, फीमेल के अंदर ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास हो सकती हैं। चलो नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं बेटा। ये हमारे पास ग्लैंड है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। चलें जी, पानी पी लें। अली असगर, इंसान बनो भाई, क्यों नेचर के काम खराब करी जा रहा। इंग्लिश की क्लास का टाइम हो गया। असल में ना कल हमारी बायोलॉजी की कल भी क्लास नहीं हो सकी। मैंने तो सोचा हुआ था कि हम इसको ख़त्म करते हैं, थायराइड ये सारा का सारा जितना भी एंडोक्राइनोलॉजी है। हाँ, कितने बजे इंग्लिश की क्लास? मेरा तो भाई इरादा कंप्लीट करने का ही है। बताओ। अभी 15 मिनट हैं, 9:45 पे है ना, तो चलो हम 10 मिनट तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। चलो जी बेटे, स्टार्ट करते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास होता कहाँ पर है, और इसकी ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं कह रहा मैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अगर बेटे हम इसके हिस्से की बात करें, तो ये हमारे पास मौजूद होता है बेटे, दैट इज इन ट्रेकिया। ये देखो, ये हमारे पास सपोज ट्रेकिया, तो इस ट्रेकिया में ये बेटे ये हम लोग बना लेते हैं लेरेंक्स। ठीक है, इसके ना साइड पे आपको ये नज़र आता है, दैट इज जस्ट लाइक दिस। ये बटरफ्लाई शेप हमारे बल्कि रेड कलर से बनाते हैं, दैट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास बेटे बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से इसके साथ पीछे मौजूद होता है। अच्छा, ये हमारे पास बेटे थायराइड ग्लैंड कहलाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इसी के साथ आपको बेटे यहाँ पर ये इसके पैरेलल पे छोटे छोटे ग्लैंड्स नज़र आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं दे आर पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये रेड कलर का सपोज हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास है थायरॉइड ग्लैंड, और बेटे ये जो हम लोग ग्रीन कलर का बनाते हैं दैट इज़ नॉन एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है बेटा, जिसको हम लोग डील करना है। अब थायरॉइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है, इसकी सिक्रीशंस कब ज़्यादा होती हैं कब कम होती हैं, ये आपके पास पूछा जाता। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों ने ये बताना है कि ये हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड जो होता है बेटा ये एक्टिव रहता है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड जो है दैट एक्टिव कॉन्टीन्यूसली, मतलब हमेशा जो है
या आपके पास बेटे एक्टिव ही रह रहा होता है। ओके, अच्छा हाँ, इसकी हायर प्रोडक्शन जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, उनसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसकी हायर लेवल में बेटे सिक्रीशंस होना शुरू हो जाती हैं। और हायर लेवल सिक्रीशंस कब होती हैं? ये इन कंडीशंस में, जैसे देखो, अगर आपको ये कहे कि आपके पास किसी बॉडी के अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है, तो उस रैपिड ग्रोथ के अंदर इसकी सिक्रीशन बेटे बढ़ जाएगी। अगर वो कहता है कि हमारे पास सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही है, तो बेटे सेक्सुअल मैच्योरेशन के अंदर भी आपके पास इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अगर वो कहता है जी हमारे पास स्ट्रेस सिचुएशन है, ठीक है, स्ट्रेस सिचुएशन, और ये जो आप स्ट्रेस सिचुएशन की बात करते हो, इस बेटे स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर कोल्ड की बात करते हैं, ठंड या हंगर, ठीक है। तो इन स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर भी आपके पास ये TSH सॉरी थायराइड ग्लैंड जो होता है इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी सिक्रीशन कब बढ़ती है ये हम लोगों ने पढ़ा। ये आपके पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये पढ़ा, और इसकी पोजीशन पढ़ी। अब देखते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड आपके पास सिक्रीशन कौन कौन सी कर रहा होता है, कौन कौन से हार्मोन इसके साथ एसोसिएटेड हैं। बेटे इस थायराइड ग्लैंड के साथ आप लोग पढ़ते हो कि हमारे पास एक तो इसमें T3 प्रोड्यूस होता है, दूसरा बेटे इसमें प्रोड्यूस होता है T4, ठीक है। दूसरा बेटे आप इसके साथ पढ़ते हो कि इसमें प्रोड्यूस होता है कैल्सीटोनिन, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपके पास ये पूछा जाए ना T4 और T3 में से थायरॉक्सिन कौन सा है, तो मेनली हमारे पास हम T4 को ही लगाते हैं कि ये थायरॉक्सिन होता है, लेकिन कलेक्टिवली दोनों को ही मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से सेल्स हैं जिनसे ये प्रोड्यूस होता है, तो बेटे आप ये बताओगे इन दोनों के कलेक्टिवली हमारे पास होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड के अंदर ना फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, उन फॉलिक्यूलर सेल से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास भाई ये कैल्सीटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो कैल्सीटोनिन की प्रोडक्शन आपने बेटे बतानी है पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। फॉलिक्यूलर सेल्स के साथ में मौजूद होते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। तो फॉलिक्यूलर सेल्स अगर आए तो T3 T4, अगर पैरा फॉलिक्यूलर सेल आए तो कैल्सीटोनिन, ठीक है जी। चलो, ये बेटे हमारे पास इसमें हम इसके एक्शन को देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास ये थायराइड जो है ये बेटे एक्शन क्या क्या करता है। नॉर्मली अगर ये प्रोड्यूस होगा तो आपके पास बेटे क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। नॉर्मली अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ कंट्रोलिंग BMR। BMR की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको बेजल मेटाबॉलिक रेट। तो बेजल मेटाबॉलिक रेट को आप लोगों ने याद रखना है कि कोलेक्टिवली आपके पास जितना भी बेटे मेटाबॉलिज्म होता है ना बॉडी के अंदर, उस सबको BMR कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। सो ये आपके पास BMR कंट्रोल करवाने में हेल्प करवाता है। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपके पास एम्फीबियंस हैं, उसमें मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है ये। अगर ये नहीं होगा ना उनमें, तो वो आपके पास टेडपोल शेप में ही रहेंगे। फिर अगर ये थायरॉक्सिन हम लोग ऐड करवाते हैं विद रेफरेंस टू बेटे STH, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन, ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये दोनों जो हैं आपके पास एक तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस ब्रेन सेल या नर्वस सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन करवाएगा। अच्छा, ये तो इसके कुछ वो वाले काम हैं जो कि आपके पास मेन है, लेकिन ये बात याद रखना कि ये जो हमारे पास थायरॉक्सिन होता है या जिसको T3 T4 कहते हैं, ये आपके स्केलेटल मसल के ऊपर एक्शन करता है, ठीक है। ये बेटे आपके मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल और मस्कुलर
सिस्टम दोनों के ऊपर एक्शन रखता है। दो हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के हर हिस्से के ऊपर इसका एक्शन होता है। ठीक है, आपकी बॉडी के हर हिस्से के ऊपर बेटे ये एक्शन करवा रहा होता है। बीएमआर को कंट्रोल करना, मेटामॉर्फोसिस थ्रू आउट, तो आप इसके साथ सारी चीज़ें जो है बेटे ऐड करवा सकते हो। ठीक हो गया। चलो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो थायरॉक्सिन है ये नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं अगर थायरॉक्सिन हमारे पास नॉर्मली प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा। ओके, ये हम लोगों ने इसकी चीज़ें मेंशन की हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि थायरॉक्सिन हमारे पास बेटे बहुत कम प्रोड्यूस हो, लाइक मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस कम प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म ना। ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटे, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, तो बेटे ये हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन बहुत कम है। और थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम होना बेटे ये आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक ये आपके पास कंजेनिटली कम हो सकती है, या आपके पास बेटे एडल्ट होके कम हो सकती है। तो इसको देखते हैं हम लोग। अगर ये हमारे पास कॉन्जेनिटली कम है, कॉन्जेनिटल बोलते हैं बाय बर्थ, ठीक है, अगर ये आपके पास बाय बर्थ बेटे कम है तो इसके बाय बर्थ कम होने की वजह से जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो ये इसके साथ आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास क्रिटिनिज्म होगा। अगर क्रिटिनिज्म है तो बहुत सिंपल है, ये बेटे आपके पास बीएमआर इसमें क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, बीएमआर कम, मेटामॉर्फोसिस होगी नहीं, थायरॉक्सिन प्लस एसटीएच अगर काम कर रहा है ग्रोथ होगी नहीं, ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी। और इस ग्रोथ की जगह पे सम टाइम आपके पास लिखता है कि यहाँ पे स्कैंटी हेयर ग्रोथ होगी, ठीक है, आपके पास बॉडी जो है वो स्मॉल रहेगी, स्कैंटी हेयर होंगे, स्मॉल बॉडी है, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर रही, ठीक है, येलो स्केली स्किन हो सकती है इनके अंदर, येलो स्केली स्किन होगी, ठीक है। तो ये वो वाली कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास ये बच्चा जो है वो प्रॉपरली ग्रो ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी अंडरलाइन करो, अगर ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन है और अगर ये आपके पास कम है तो मेंटली ये बच्चा क्या होगा, रिटार्डेड, ठीक है, मेंटली बेटे ये हमारे पास रिटार्डेड होगा। क्यों, उसकी वजह बड़ी आसान सी है, क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन ही प्रॉपरली नहीं बन रहा, ठीक है। स्कैंडी हेयर मतलब कहीं कहीं थोड़े थोड़े बाल आपको नजर आते हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटे, ये हमारे पास ऐसे जो मेल होते हैं अगर हम लोग देखें, दे फेल्स टू डेवलप सेक्सुअली, ठीक है, इनके अंदर जो सेक्सुअल करेक्टर होते हैं उनकी बेटे डेवलपमेंट जो होती है वो भी फेल हो जाता है, ठीक है। सो ये अगर कंजेनिटल इनके अंदर हो, हाँ, अगर बेटे ये हम ये कहते हैं कि एक्वायर्ड आपके पास आ जाए, एक्वायर्ड, तो इस एक्वायर्ड के अंदर हम इसको डील कर रहे होते हैं मेग्जोडीमा, मेग्जोअडीमा, ठीक है जी। ये बेटे मेग्जोअडीमा वो होता है जिसमें पफिनेस ऑफ हैंड होती है, आपके पास जो है बेटा पेशेंट जो होता है उसमें एक अच्छा खासा जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन नज़र आती है। सो मेग्जोडीमा के साथ आप ये याद रखना, इसमें पफिनेस ऑफ हैंड्स नज़र आती है, ऐसा लगता है कि हाथ बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हैं ऐसे पेशेंट के, ठीक है। सो ये बेटे आपके पास अगर एडोलिसेंस के बाद ये आपके पास कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बीएमआर कम होगा, हाँ, ये अब ज़रूर कह सकते हो कि पफिनेस ऑफ हैंड की वजह से कि हमारे पास इसमें डेपोजिशन ऑफ फैट हो जाती है। सो डेपोजिशन ऑफ फैट को आप इसके साथ एसोसिएट कर सकते हो, ओके। चलो जी,
अगर बेटे ये हमारे पास जो है ज़्यादा हो गया, मतलब थायरॉक्सिन जो है ये हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना, क्या हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास हाइपर थायरॉयडिज्म है? बिल्कुल बेटे, ये हमारे पास हाइपर थायरॉयडिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो हाइपर थायरॉयडिज्म की कंडीशन आप लोगों ने क्या पढ़ी हुई है? ग्रेव्स डिजीज पढ़ी हुई है। ठीक है, ये बात बेटे याद रखना, हमारे पास ये जो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है इसके अंदर एक आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट पढ़ी है, दैट इज नॉन एज ग्रेव्स डिजीज। ठीक है जी, चलो। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आता है कि गॉइटर किसके साथ एसोसिएटेड है? गॉइटर, गॉइटर बेटे आपको ये मेक्सोडीमा के अंदर भी गॉइटर नज़र आता है। ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, और गॉइटर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी नज़र आता है। ठीक है, इस हाइपरथायरॉयडिज्म को हम क्या बोलते हैं? दैट इज बेटे नॉन एज ग्रेव्स डिजीज। और इसमें जो गॉइटर नज़र आता है ना, ये हमारे पास कहलाता है बेटे, ओहो क्या बोलते हैं इसको? दैट इज एक्सोफथैलेमिक गॉइटर। तो बेटे ये बात याद रखना, इसमें जो गॉइटर आपको नज़र आता है ना, दैट इज एक्सोफथैलेमिक गॉइटर। एक्सोफथैलेमिक गॉइटर क्या होता है? ये बेटे बल्जिंग आइज के साथ नज़र आता है, और जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो ना इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा सिंपल सा बेटे, बीएमआर रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस ज़्यादा होगी, आपके पास ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, आपके पास बेटे ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन ज़्यादा हो जाएगी, स्केलेटल मसल के अंदर जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इतना ज़्यादा जिसमें बीएमआर ज़्यादा होने की वजह से बेटा यह आपके पास कार्डियक फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर बीएमआर ज़्यादा होता है तो कार्डियक फेलियर की तरफ जाएगा, कार्डियक फेलियर तो बंदा डेड। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा ग्रेव्स डिजीज़। हाँ, ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ग्रेव्स डिजीज़ जो होती है ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती है। ये हमारे पास कौन सी डिजीज़ है? दैट इज़ बेटे ऑटो इम्यून डिजीज़। हाउ? बहुत सिंपल सा, देखो हम लोगों ने पढ़ा था, वापस आओ यहाँ पे, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एक फैक्टर है दैट इज सपोज TSH। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आके इसके ऊपर एक्शन करता है थायराइड के ऊपर, और ये बेटे इसको रिलीज करवा रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास भाई एक एबनॉर्मल प्रोटीन बन गई है, ठीक है, देयर इज एबनॉर्मल प्रोटीन, ये एबनॉर्मल प्रोटीन जो है ये बेटे TSH का काम कर रही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ये एबनॉर्मल प्रोटीन इसके ऊपर आके एक्ट करेगी तो ये तो कॉन्टिन्यूसली उसकी सिक्रीशन करवाती जाएगी ना। TSH को तो आप रोक सकते हो, लेकिन एबनॉर्मल प्रोटीन के लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं, तो बेटे कॉन्टिन्यूसली सिक्रीशन जो है ये आपके पास बढ़ती है। सो एबनॉर्मल प्रोटीन किस बीमारी में बन रही होती है बेटा? ग्रेव्स डिजीज के अंदर बनती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये आपके पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर बेटे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दैट इज रेफर टू एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है जी, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बस आखिरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप कर देते हैं, कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन को। ठीक है बच्चों, चलो हमारे पास बेटे पैराथायरॉयड से आप लोगों ने पैराथॉर्मोन पढ़ा है और पैराफॉलिकुलर सेल्स, हम इसको ना यहीं पर डील कर लेते हैं। ग्रेव्स और मेक्सोडीमा मिक्स हो जाते हैं, इनका कोई तरीका? बहुत सिंपल सा बेटे, मेक्सोडीमा क्यों मिक्स हो जाता है? मेक्सोडीमा तो आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ है ना,
चलो यहाँ पर बनाते हैं बेटे हम लोग एक बोन। सपोज दैट इज अ बोन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ये बेटे हमारे पास आ गई ये बोन, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं ये ब्लड के सेल्स, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर कहते हैं भाई ये हमारे पास आ गया ब्लड और ये है बोन, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है कि जब भी बेटे हम लोग इसको डील करेंगे ना कि ये आपके पास बोन से ब्लड के अंदर, ठीक है, और हम डील करें भाई ब्लड से बोन के अंदर, तो ये बेटे रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो हार्मोन्स, एक कैल्सीटोनिन और दूसरा पैराथॉर्मोन। देखो कैल्सीटोनिन क्या करवाता है, कैल्सीटोनिन बेटे कैल्शियम आयन को ब्लड से निकालता है, ठीक है, ब्लड से निकालता है कैल्सीटोनिन और इसको लेकर जाता है बोन के अंदर, ठीक है। बोन से ब्लड के अंदर कौन लेकर जाता है, बोन से ब्लड के अंदर हमारे पास लेकर जाता है पैराथॉर्मोन, ठीक है जी। ये पैराथॉर्मोन बेटे इसकी तरफ लेकर जा रहा होता है। तो ये रेगुलेशन आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है। लेकिन किस को, कौन से आयन को, ये दोनों का एक्शन जो है वो बेटे कैल्शियम आयन के ऊपर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्शियम आयन को ब्लड से निकालकर बोन के अंदर, पैराथॉर्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम आयन को निकालकर ब्लड के अंदर, ठीक है। चलो अब बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। आखिरी अयाम बल्कि आखिरी घड़ियां चल रही हैं। देखो अगर मैं ये कहूँ कि पैराथॉर्मोन जो है ये हमारे पास ओवर एक्टिविटी करता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि पैराथॉर्मोन की ओवर एक्टिविटी होती है। तो बेटे अगर ये ओवर एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके ज़्यादा प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हाँ, अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यानी हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर यहाँ पर लेकर आएगा। अगर ये हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से डीमिनरलाइजेशन हो गई है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये बात याद रखना, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ठीक है। अच्छा अगर डीमिनरलाइजेशन हुई है तो इसमें से कैल्शियम निकला ना, तो कैल्शियम निकलने की वजह से बेटा आपके पास मैसिव किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन्स जो हैं। चलो ये याद रखना। अच्छा अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास भाई इसकी जो प्रोडक्शन है या जो इसकी स्टिमुलेशन है ये आपके पास कम है, ठीक है, या हम इसको कहते हैं कि जी अंडर एक्टिविटी कर रहा है। अगर अंडर एक्टिविटी है इसकी तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सिंपल सा बेटे, आपके पास मस्कुलर टेटनी होना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से मस्कुलर टेटनी, सिंपल, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास भाई इसको स्टिमुलेट कौन करता है, अगर कैल्शियम आयन लो है तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा, अगर कैल्शियम आयन लो है बेटा तो वो पैराथॉर्मोन को स्टिमुलस देगा, और अगर कैल्शियम आयन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पैराथॉर्मोन को सुप्रेस करेगा, ठीक है। दोबारा सुने, मेरा ख्याल है कि शायद हमने फंबल ना किया हो। कैल्शियम आयन अगर ज़्यादा है ब्लड के अंदर तो पैराथॉर्मोन क्या होगा, कम, ठीक है, पैराथॉर्मोन कम। और अगर कैल्शियम आयन बेटे ब्लड में कम है तो पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो अब कैल्सीटोनिन को देखो, कैल्सीटोनिन कब स्टिमुलस होगा, ये इसके ऑपोजिट है ना। अगर हम ये कहें कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन कम हो गया, तो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन कम है तो इससे क्या हुआ, हाँ, ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन कम है ना, तो कैल्सीटोनिन कम होगा।
अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन ज़्यादा है तो कैल्सीटोनिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास इसमें आपने चीज़ें याद रखनी है। मेनली पैराथॉर्मोन के ऊपर हम लोग इफ़ेक्ट देखते हैं। अभी हमारे पास जो हार्मोन ग्लैंड्स रह गए उसमें बेटे एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, और हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, गोनेड्स हैं। इनको हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बेटे इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, आबाद रहें और अच्छे से बाकी सब्जेक्ट